वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम लास्ट जो लेक्चर है उसमें कर रहे थे क्वेश्चन पर शायद छोड़ दिया था हमने। जेकोबियन जो फंक्शन था उस पर हम रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। उसके बाद और देखें इसमें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सिद्ध कीजिए कि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें, सिद्ध कीजिए कि एक जेकोबियन फंक्शन दे रखा है x बाई जेड अपॉन यू बी डब्ल्यू इक्वल टू यू स्क्वायर बी। इस रूप में दे रखा है यू स्क्वायर बी, जहां दिया हुआ है x प्लस बाई प्लस जेड, एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू यू बाई प्लस जेड इक्वल टू वी यू बी, और z इक्वल टू दिया हुआ है यू बी डब्ल्यू। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे कि जेकोबियन फंक्शन, अभी तक आपने दो का पढ़ा होगा जेकोबियन फंक्शन x और y जो कि u और v का फंक्शन है। यहाँ पर तीन वेरिएबल दे रखे हैं x बाई z जो कि किस किस के फंक्शन है, u v और w के। लिखें इसको पहले, फिर करेंगे इसको कंप्लीट। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद ये नेक्स्ट है, तो देखिए इधर देखें, पूरा फोकस इधर करें कि यहाँ पर आपको जेकोबियन फंक्शन दे रखा है जो कि तीन वेरिएबल का है, उसको हमें यू स्क्वायर वी के रूप में हमें लिखना है। और जहां पर दी हुई है कि एक्स बाई जेड को हम यू की टर्म में किस हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यू है, वाई प्लस जेड इक्वल टू यू बी है, और जेड इक्वल टू यू वी डब्ल्यू है। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो हम LHS लेकर चलते हैं और वही RHS के बराबर इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। तो सॉल्यूशन इसका हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, क्योंकि जो जेकोबियन फंक्शन है x बाई जेड जो कि किस किस के फंक्शन है, u v w, अगर दो के होते तो 2/2 की सारणी बन जाती है हमारे पास इस तरह से। लेकिन यहाँ पर x है वो किस किस का फंक्शन है, u का भी है, v का भी है और w का भी है, तीनों का फंक्शन है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, डेल x अपॉन डेल u, u के सापेक्ष क्रम से करना, उल्टा मत कर देना कि पहले w के सापेक्ष फिर u के सापेक्ष फिर v के सापेक्ष, ऐसे नहीं, जो क्रम से लिखे हुए हैं उसी के सापेक्ष। डेल x अपॉन डेल u, यहाँ पर आ जाएगा डेल x अपॉन डेल v, और यहाँ पर आ जाएगा डेल x अपॉन डेल w, इस तरह से। और जो y है वो भी किस किस का फंक्शन होगा, u v w का, तो डेल y अपॉन डेल u, डेल y अपॉन डेल v और डेल y अपॉन डेल w। इसी तरह से z भी है वो भी तीनों का फंक्शन होगा u v w का, तो डेल z अपॉन डेल v और यहाँ पर हो जाएगा डेल z अपॉन डेल w। अब हमारे पास यदि x है वो u की टर्म में है तो उसका आंशिक अवकलन कर देंगे, y है वो यदि u का फलन है तो u के सापेक्ष, v के सापेक्ष और w के सापेक्ष। मतलब कहने का मतलब ये है कि x बाई जेड तीनों किस किस के फंक्शन है, u v w के फंक्शन है। तो देखें यहाँ पर तो आपको सीधा सीधा दिया हुआ है z इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, z इक्वल टू कितना दिया है, u v w, तो यहाँ पर z का u के सापेक्ष कर सकते हो, z का v के सापेक्ष भी कर सकते हो, z का w के सापेक्ष। लेकिन x और y की वैल्यू सीधी नहीं दी हुई है, लेकिन हम इन दोनों समीकरणों का या तीनों समीकरणों का यूज करते हुए किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x और y की। z की तो सीधी दी हुई है u v w, तो देखें यहाँ से x प्लस y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर u v इक्वल टू कितना हो जाएगा u, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा u माइनस के u v, ठीक है, कितना हो जाएगा u माइनस के u v। इसी तरह से y प्लस जेड, ठीक है, एक इस तरह से निकाल दिया, दूसरा y प्लस जेड, जेड की वैल्यू आपको दी हुई है, तो y प्लस जेड इक्वल टू कितना दे रखा है u v, तो यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी, y प्लस u v w इक्वल टू कितना हो जाएगा u v, और यहां से अगर हम y निकालते हैं तो u v माइनस की कितना हो जाएगा u v w। तो हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है u v w के रूप में, और z इक्वल टू u v w सीधा सीधा हमारे लिए गिवन है, ठीक है। तीनों वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या निकाल सकते हैं,
इससे वैल्यू निकाल सकते हैं, समीकरण 1 में जो वैल्यू है उनको निकाल सकते हैं। इसको डाल देना 2, इसको डाल देना 3 और इसको डाल देना 4। तो समीकरण 2, 3, 4 से समीकरण 1 में अगर हम वैल्यू पुट करें x की यहाँ पर, y की इसमें और z की इसमें, तो सीधे मैं सारणी रूप में ही लिखकर कंप्लीट कर देता हूँ उसको कि x y z है वो किस किस के फंक्शन है, u v w के फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं सीधा डेरिवेटिव करता जा रहा हूँ, देखना डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल यू लिखते हैं ना यहाँ पर, तब समीकरण 1 से अभी देखें फिर लिखना डेल एक्स अपॉन डेल यू, यू के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करना है यू के सापेक्ष, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस v कांस्टेंट है, u v w एक दूसरे से स्वतंत्र चर हैं, तो v आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस की v, u का 1 हो गया और v कॉमन आ जाएगा या बाहर आ जाएगा, u का कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। सेकंड है v के सापेक्ष करना है तो इसका 0 हो जाएगा और माइनस के u बाहर निकल जाएगा और v का कितना हो जाएगा v के सापेक्ष 1। इसी प्रकार w के सापेक्ष करेंगे तो ये w की टर्म ही नहीं है, इसलिए इसका आंशिक अवकलन कितना हो जाएगा 0। y का करेंगे u के सापेक्ष करेंगे तो v कॉमन आ जाएगा माइनस, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं u के सापेक्ष, तो यहाँ पर vw और कॉमन आ जाएगा, इस तरह से u का 1 हो जाएगा। किसके सापेक्ष करेंगे v के सापेक्ष करोगे तो u है बाहर आ जाएगा और यहाँ पर uw है वो बाहर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर किसके सापेक्ष होगा w के सापेक्ष, तो w के सापेक्ष ये टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ से माइनस की uv है वो कॉमन आ जाएगा और w का कितना हो जाएगा 1। इसी तरह से z का u के सापेक्ष करेंगे तो vw हो जाएगा, v के सापेक्ष करेंगे तो uw हो जाएगा और w के सापेक्ष करेंगे तो uv हो जाएगा, w का कितना हो जाएगा 1। इस तरह से हमने जो सारणिक में वैल्यू थी x y z की वैल्यू हमने किसके रूप में निकाली थी u v w की टर्म में, और उससे हमने आंशिक अवकलन करते हुए एक क्या प्राप्त कर ली, सारणिक की वैल्यू प्राप्त कर ली इसके। और इस सारणिक को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये तो क्वेश्चन आपने लिख ही लिया था, देखें कि j x y z अपॉन u v w इस तरह से फंक्शन चल रहा है ये, इसको इसके सापेक्ष बोलते हैं 1 माइनस v, कितना हो जाएगा u माइनस के uw या u कॉमन ले लिया 1 माइनस के w और uv इस तरह से हो जाएगा और माइनस के माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सीधा लिख दूं u स्क्वायर bw इस तरह से हो जाएगा और बीच वाले के लिए खोलेंगे माइनस माइनस प्लस में u हो जाएगा, प्लस में u इसका इसके साथ करेंगे तो u अंदर ही गुणा कर रहा हूं उसका u v स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा u v स्क्वायर w, अरे इसके सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका इसके साथ कितना हो जाएगा u v स्क्वायर माइनस के u v स्क्वायर w और इसका इसके साथ होगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस एक तो प्लस हो जाएगा u v स्क्वायर w, ठीक है इतना बचेगा। और थर्ड के लिए वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से जेकोबियन जो फंक्शन है उसको हमें निकालना है, तो u v स्क्वायर w से u v स्क्वायर w है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस की v, ये इसको अंदर को सॉल्व करते हैं u स्क्वायर v है u स्क्वायर v, तो u स्क्वायर v माइनस के u स्क्वायर v w प्लस u स्क्वायर v w, u स्क्वायर v w से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर कितना चल रहा है ये u स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसका इसके साथ होगा u स्क्वायर v माइनस के u स्क्वायर v स्क्वायर, ये बचेगा और प्लस में कितना बच रहा है u स्क्वायर v स्क्वायर, ये वाला। अब क्या करेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो सीधा हमारा जो बच रहा है वो कितना बच रहा है u स्क्वायर v, यही हमें प्रूफ करना था, यही तो RHS था u स्क्वायर v। करें इसको कंप्लीट करें इसको पूरा, जैसे लिखा है वैसे ही लिख दें, पूरा छाप लो।
आराम से लिखने के लिए टाइम दिया जाता है, और कम पड़ता है तो आप पॉज करके भी लिख सकते हो। पहले समझा करो अच्छे से और फिर उसको लिखा करो, जिससे कि प्रॉपर आपके दिमाग में बैठे चीज। तो बस कुछ नहीं किया है, वहां पर 2/2 की हम जेकोबियन पढ़ रहे थे, फलन जेकोबियन फंक्शन को। यहाँ पर ये 3/3 का जेकोबियन फंक्शन खुला है, इसमें बस हमने x/z को u v w की टर्म में निकाला है और सॉल्व किया है सारणिक को। करें इसको कंप्लीट, जिससे कि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लिखना है पहले कंप्लीट कर लो, उसी के बाद ही लिखवाऊंगा। और रह गया वो तो किसी का पॉज करके लिख लेना, ठीक है। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सिद्ध कीजिए कि, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सिद्ध कीजिए कि ये लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सिद्ध कीजिए कि जे जेकोबियन फंक्शन दे रखा है x y z, जो कि फंक्शन है किस किस की x y z, u1 u2 u3 के। इस तरह से इसको पढ़ेंगे। वो किसके बराबर आ रहे हैं, इक्वल टू h1 h2 h3। अब आपको पता होना चाहिए h1 h2 h3 और u1 u2 u3 क्या थे, क्योंकि स्टार्टिंग में लाइन लिख दी उसने लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो मतलब u1 u2 u3 तो क्या है, निर्देशांक है, और h1 h2 h3 जो है वो क्या है, यहाँ पर स्केल गुणक है, ठीक है, स्केल फैक्टर है। तो उसके बराबर हमें सिद्ध करना है। लेकिन इसमें और है आगे, सिद्ध कीजिए कि ये हो गया लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सिद्ध कीजिए कि, यहां तक हो गया। तथा इसका मान कार्तीय गोलीय एवं बेलनीय निर्देश तंत्र में भी ज्ञात कीजिए। तथा इसका मान कार्तीय गोलीय व बेलनीय निर्देश तंत्र में भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। h1 h2 h3 के बराबर है, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है किसमें भी, कार्तीय में, गोलीय में और बेलनीय में। अब पूरा फोकस इसको लिखने के बाद इधर देखें, पूरा फोकस इधर बोर्ड की तरफ देखो कि हमें ये चीज दी हुई है, इसको स्केल गुणक के बराबर हमें लाना है। तो सबसे पहले वही काम LHS को लेकर चलेंगे, j x by z, जो कि किस किस का फंक्शन है, u1 u2 u3 का फंक्शन है। इस तरह से इसको यदि हम ओपन करते हैं तो वही पहले की तरह सारणी ओपन होगी, x है, u1 u2 u3 तीनों का फंक्शन है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जेकोबियन फलन की परिभाषा से, फंक्शन की परिभाषा से u3। इसी तरह से y है वो तीनों का फंक्शन होगा, ठीक है, और z भी तीनों का फंक्शन होगा। तो डेल z अपॉन डेल u1, डेल z अपॉन डेल u2 और डेल z अपॉन डेल u3। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ऐसे। अब इसके आगे
हमें इनकी वैल्यू पता ही नहीं है, डेल एक्स अपॉन डेल यू वन, डेल एक्स अपॉन डेल यू टू, डेल एक्स अपॉन डेल यू थ्री। अब इनको कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हम एक यूज करेंगे यहाँ पर, ये चीज आपने पढ़ी होगी, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। वी नो दैट, देखिए पढ़ी है नहीं पढ़ी बताना मेरे को। वी नो दैट ए डॉट बी क्रॉस सी तीन सदिशों का अदिश गुणा कहलाता है, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। ये पढ़ाई के सारणी ग्रुप में इस तरह से कि दोनों का तो सदिश हो रहा है और इसका करने के बाद जो टोटल क्वांटिटी आएगी वो कैसी आएगी? अदिश आएगी यहाँ पर। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो मान लिया हमने A1, A2, A3, B1, B2, B3 इसके आ जाएंगे, और फिर इसके C1, C2, C3। जो ये खुलता है 11th में पढ़ा होगा जब वहां पर आपको स्केलर और वेक्टर पढ़ाए गए होंगे कि A डॉट बी क्रॉस सी को हम सारणी ग्रुप में किस तरह से खोलते हैं? इस तरह से, ठीक है। A डॉट बी क्रॉस सी को ये, अब यहाँ पर इसी टाइप की ये है 3/3 की, इसी टाइप की ये है। तो यहाँ पर हमें ये चीज लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के आने के बाद हम रुक गए, कोई पता ही नहीं, हमें कुछ x की वैल्यू दे नहीं रखी, y की वैल्यू नहीं दे रखी, u1, u2, u3 की टर्म में, ना ही z की दे रखी। तो अब हम क्या करें? इसके लिए हमने इसका यूज किया है। अब देखो कि जो r वेक्टर है उसको हम कैसे लिखते हैं? xi कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप। क्यों कार्तीय में क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर आ रहे थे x, y और z आ रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको r के फॉर्म में लिखा है। क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते अब आगे कि यहाँ पर डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1 आंशिक अवकलन कर दें यदि हम इसका u1 के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा? डेल x अपॉन डेल u1 i कैप प्लस डेल x अपॉन डेल u2 j कैप प्लस डेल x अपॉन डेल u3 कितना मान लिया इसको? k कैप। इस तरह से मान लिया इसको। अगर हम इसका किसके रेस्पेक्ट में करें? u2 के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा? डेल x, मिस्टेक हो गई ना इसमें, डेल x अपॉन डेल u1 डेल y हो जाएगा और ये वाला z होगा, ठीक है, इस तरह से। और ये वाला उल्टा कर दिया, u1 इसका हम u1 के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर रहे थे, तो डेल x अपॉन डेल u1 डेल y अपॉन डेल u1 और डेल z अपॉन डेल u1 इस तरह से। डेल r अपॉन डेल u2 निकालें तो ये कितना आएगा बताओ? ये डेल x अपॉन डेल u2 डेल y अपॉन डेल u2 j कैप और डेल z अपॉन डेल u2 कितना आ जाएगा? k कैप। इसी तरह से डेल r वेक्टर अपॉन डेल u3 निकालें तो वो कितना आएगा बता सकते हो? डेल x अपॉन डेल u3 i कैप प्लस डेल y अपॉन डेल u3 j कैप प्लस डेल z अपॉन डेल u3 कितना हो जाएगा? k कैप। इस तरह से पूरा। अब देखो ये हमने चीज मानी है, डेल x अपॉन i कैप के गुणांकों को देखो, डेल x अपॉन डेल u1, यहां पर डेल x अपॉन डेल u2, यहां पर डेल x अपॉन डेल u3। एक चीज देखो, a डॉट बी क्रॉस सी को हम इस रूप में लिख रहे थे, क्या इसको हम उल्टा भी नहीं लिख सकते? इस रूप में नहीं लिख सकते क्या बताओ? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये चीज बताओ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो सारणी A है उसका जो ट्रांसपोज है, सारणी A का जो ट्रांसपोज है वो कितने के बराबर होता है? उस सारणी के बराबर होता है। सारणी का जो ट्रांसपोज है वो कितने के बराबर होगा? उस सारणी A की वैल्यू के बराबर होगा। तो हमने रो को क्या चेंज किया है? कॉलम में चेंज किया है इसमें। तो यदि हम इसको मान लें कितना, E वेक्टर इस तरह से लिख देना बराबर E वेक्टर के बराबर मान लिया इसको, इस वेक्टर को, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हमने मान लिया B वेक्टर और इसको मान लिया हमने C वेक्टर, ठीक है। C वेक्टर के बराबर हमने मान लिया इस तरह से। अगर हमने इसको मान लिया तो इसको हम डाल देते हैं समीकरण 2, तब समीकरण 2 से कितना हो जाएगा? A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर की वैल्यू डालते हैं, तो A वेक्टर कितने के बराबर है यहाँ पर? डेल R वेक्टर अपॉन डेल u1 डॉट डेल R वेक्टर अपॉन डेल u2 B वेक्टर हो जाएगा क्रॉस डेल R वेक्टर अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा? डेल u3। इस तरह से हो जाएगा। और इनके जो कंपोनेंट्स हैं, A वेक्टर के कंपोनेंट्स कॉलम में, B वेक्टर के कंपोनेंट दूसरे कॉलम में और C वेक्टर के कंपोनेंट तीसरे कॉलम में, इस तरह से हमें सेट कर देने।
या रो में भी कर सकते हो, लेकिन हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे जिसके अकॉर्डिंग ये है। या फिर ऐसे करना, इसको रो में ही रहने दो, इसको आप उल्टा कर देना, इनको इसका ट्रांसपोज कर देना। बात एक ही है, या तो इसका कर दो या इसका कर दो, बात एक ही है, क्योंकि सारणी ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, उसका कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा वहां पर, ठीक है। तो इसको, इस वाली रो को आप कॉलम बना सकते हो, इसको दूसरा कॉलम और इसको तीसरा कॉलम, यहां पर भी कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि मिस्टेक नहीं होगी। अब डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू वन, ये कितने के बराबर रखा है, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के कंपोनेंट इसमें आ रहे हैं, क्योंकि हमें इसी के संगत बनाना था। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर के कंपोनेंट अगर आप इसमें रखेंगे तो कितने आएंगे बताओ, यहां पर आएगा डेल एक्स अपॉन डेल यू वन, डेल वाई अपॉन डेल यू वन और डेल जेड अपॉन डेल यू वन, इस तरह से कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। और यदि हम इस बेसिस पे रखते, अरे कोई दिक्कत नहीं है, देखो ऐसे कर लेना कि इसको लेकर चले आप यहाँ पर इसमें रख देना, फिर बाद में बता देना कि सारणी ए का ट्रांसपोज सारणी ए के बराबर होता है, फिर उसको इंटरचेंज कर देना, क्योंकि हमें इस वाले रूप को बनाना है, समीकरण एक वाले रूप को बनाना है। तो डेल एक्स अपॉन ये हो जाएगा, इसी तरह से बी वेक्टर के जो कंपोनेंट आएंगे डेल वाई अपॉन डेल यू वन, क्या होगा यहाँ पर, बी वेक्टर के कंपोनेंट डेल एक्स अपॉन, सॉरी, बी वेक्टर के कंपोनेंट आ जाएंगे डेल एक्स अपॉन डेल यू टू, डेल वाई अपॉन डेल यू टू और डेल जेड अपॉन डेल यू टू। यहाँ पर आ जाएंगे डेल एक्स अपॉन डेल यू थ्री सी वेक्टर के लिए, और डेल वाई अपॉन डेल यू थ्री और डेल जेड अपॉन डेल यू थ्री, इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो ये कितना है, समीकरण एक के बराबर है। मेन कारण हमने क्या किया है, देखें कि इस सारणी को लाने की कोशिश की है, तो इस सारणी के लिए हमने इस वाली चीज का यूज किया है, और इसमें हमने आर वेक्टर मानते हुए यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट की है, ताकि हमें इस सारणी जैसा रूप दिख जाए। तो इस सारणी जैसा हमें रूप यहाँ पर दिख गया, और ये यहाँ पर कितने के बराबर है, इतने के बराबर, यहाँ पर ये इतने के बराबर है, इसको डाल दिए समीकरण 3, यहाँ तक कंप्लीट करें। और फिर हम लिखेंगे इसमें समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या होगा, दोनों की एलएचएस साइड बराबर है, ये वाली साइड बराबर है। अरे आप यदि इन वैल्यूज को यहां से डालते हैं, इसमें a1 a2 a3, तो ये वाली जो रो है इसमें आती है, ये वाला कॉलम इस वाली रो में आता है यहाँ पर, फिर उसमें वो बाद में इंटरचेंज कर देना, मतलब इस जैसा रूप में हमें बनाना था, तो वो बन चुका है। समीकरण 1 व 3 से कितना हो जाएगा बताओ, समीकरण 1 व 3 से x बाई जेड अपॉन u1 u2 u3 इक्वल टू एलएचएस साइड बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आरएचएस बराबर है, तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u1 डॉट डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u2 क्रॉस डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u3। पहले यहां तक लिखें इसको कंप्लीट, फिर आगे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, इसको हमें स्केल गुणक h1 h2 h3 के बराबर लाना है। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि आ जाएगा, वो कैसे, जहां पर स्केल गुणक पढ़ा है वो प्रॉपर्टीज हमें यहाँ लगानी है, उसकी डेफिनेशन यहाँ लगानी है। तो कंप्लीट करें पहले यहां तक। पूरा कंप्लीट करें यहाँ से आंसर को, इसको समीकरण 1 के बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये वाली चीज लेकर चले थे, और वहां से हमने आरएचएस को बराबर करते हुए उस वाली चीज की वैल्यू निकाली है कि वो जैकोबियन फंक्शन किसके बराबर होगा, तो वो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होगा।
देखें इसमें आगे डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू वन डॉट डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू टू, इनको हमें स्केल गुणक h1 h2 h3 के बराबर सिद्ध करना है। तो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू वन, क्योंकि कितने के बराबर था ये डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू वन, इसको हम लिख रहे थे b1 वेक्टर, याद हो तो आधार सदिश, और आधार सदिश को हम कैसे लिख रहे थे h1 e1 कैप, h1 e1 कैप, जहां या ऐसे कर लो कि डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू वन, इसका परिमाण और उसकी दिशा में इकाई सदिश, ऐसे लिख सकते हो। और ये कितने के बराबर था h1 e1 कैप। इसी तरह से डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू टू है, वो कितने के बराबर था h2 e2 कैप, और ये वाला h3 e3 कैप के बराबर था। ठीक है, इसको इक्वेशन डाल देना 4, तब समीकरण 4 से बताओ कितना हो जाएगा। इधर तो जेकोबियन फंक्शन चल ही रहा है, ये x बाई z जो कि u1 u2 u3 का फंक्शन है, और यहां पर कितना हो जाएगा h1 e1 कैप डॉट h2 e2 कैप क्रॉस h3 e3 कैप। तो परिमाण है, उन पर तो डॉट और क्रॉस कोई काम ही नहीं करता, तो उसको तो हमने बाहर निकाल दिया h1 h2 h3। अब यहां पर h1 h2 h3 e1 कैप डॉट e2 कैप क्रॉस e3 कैप, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। अब e2 कैप क्रॉस e3 कैप कितने के बराबर होगा, साइक्लिक ग्रुप में अगर हम चलेंगे 1 2 और 3 इस तरह से चलेंगे, तो 2 और 3 है उसका कितना होगा 1, तो h1 h2 h3 E1 डॉट डॉट कितना हो जाएगा ये E1 डॉट के बराबर, क्योंकि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है, जैसे i कैप j कैप k कैप का करते हो इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट किया है। और E1 डॉट E1 i कैप डॉट i कैप कितना होता है 1, तो इसी तरह से ये भी कितना हो जाएगा 1, तो कितने के बराबर आ गया h1 h2 h3 के बराबर आ गया। यहां तक तो ये कंप्लीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज कह रहा है, वो क्या कि कार्तीय में और गोलीय में और बेलनीय में, उनमें भी हमें इनको निकालना है, तो उसको काम को और हमें करना है। यहां तक कंप्लीट करें पहले इसको, उसके बाद उसे करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कंप्लीट कर लें इसको पूरा यहां तक।